और खबरें तफसील से। ममता बनर्जी और मरकजी हुकूमत में टकराव जारी है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से दूरी बनाए रखने का एक बड़ा फैसला किया है। ममता बनर्जी ने नीति आयोग की मीटिंग में शामिल न होने का फैसला किया है। नीति आयोग की मीटिंग 15 जून को दिल्ली में होगी। आइए इस पूरे मामले पर हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, जिस तरह से इलेक्शन से पहले टकराव चल रहा था, ये और भी बढ़ रहा है, कहां तक पहुंचेगा? किस तरह के हालात कोलकाता में देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल सही। जिस तरह से आप देखें कि इलेक्शन से पहले जो हालात थे, अभी भी हालात वैसे ही हैं, बल्कि कह सकते हैं कि इसमें और भी शिद्दत आई है। नतायज के बाद जिस तरह से बंगाल में बीजेपी को कामयाबी मिली और ममता बनर्जी को समेटना पड़ा है सियासी तौर पर, तो ऐसे में जो तनाव है वो जारी है। और ये तनाव जो है, अब कह सकते हैं कि ये सियासी लड़ाई शायद जाति लड़ाई हो गई है, अना की लड़ाई हो गई है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है, लेटर लिखा है, और ये लेटर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि वो नीति आयोग को एक कागजी शेर समझती हैं। मतलब नीति आयोग की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, वो फैसले नहीं ले सकती। खासकर जो स्टेट की जो फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है, उस पर जो है वो नीति आयोग कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकती। तो ऐसे में उनके लिए इस मीटिंग में शामिल होना जो है वो बेकार होगा। तो उन्होंने एक तरह से मना किया है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। तो इससे पहले भी आप देखें जिलानी की, जिस तरह से ममता बनर्जी बार बार इलेक्शन से पहले से भी ममता बनर्जी बार बार यही बात कह रही थी कि बंगाल को मरकजी हुकूमत ने नजरअंदाज किया है। बहुत सारे फंड जो है वो बंगाल में उसकी कटौती की गई है। खासकर जो अकलियतों के ताल्लुक से जितने भी फंड थे, ममता बनर्जी का ये कहना था। ममता बनर्जी ने जिस तरह से मीटिंगों में कहा, चाहे वो इलेक्शन मीटिंग हो, चाहे वो पार्टी की मीटिंग हो, उन्होंने बार बार कहा कि वो बहुत परेशान है और इस परेशानी की वजह यह है कि मरकजी हुकूमत उन्हें फंड नहीं दे रही है, बंगाल को नजरअंदाज कर रही है। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने जो एहतजाज है वो उसी पर दर्ज कराया है कि बंगाल को बीजेपी सरकार जो है वो जिस तरह से दीगर रियासतों में जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं वहां फंड दिया जाता है, लेकिन बंगाल को नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन हमारा जिस तरह से नीति आयोग में शामिल न होकर ये जो फैसला लिया गया है, और भी दीगर रियासतें जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो भी आते हों, तो वहां नीति आयोग में रहकर ये एहतजाज किया जा सकता था, वहां से और ज्यादा असरअंदाज होती थी बात। इस तरह से न जाकर जो फैसला किया है, इससे मगरबी बंगाल के लोगों का और फिर और भी बुरा होगा। जब अगर फंड नहीं मिल रहे हैं तो फिर और भी आपकी शिरकत नहीं होती है, तो फिर किस तरह के मुतालबे पर मरकजी सरकार फंड दे, ये भी एक सवाल उठेगा। बिल्कुल जिलानी कि आपने सही कहा कि दीगर रियासतों से लोग मतलब आप मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और आप बंगाल जो है वो शामिल नहीं हो रही है। लेकिन दीगर रियासतों की तरह बंगाल का जो सियासी पस मंजर है वो बिल्कुल अलग है। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी और ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी आमने सामने हैं, जो टकराव है सियासी तौर पर, वो टकराव अब दीगर रियासतों में नहीं देखेंगे। इस तरह का एहतजाज नहीं देखेंगे। गैर बीजेपी रियासतों में भी जहाँ दीगर सियासी जमातों की हुकूमत है, वहाँ इस तरह से बीजेपी और जमातों के साथ ये टकराव नहीं है जो बंगाल में है। और शायद ममता बनर्जी के लिए यही एक मुद्दा है जो शायद उन्हें सियासत में कह सकते हैं कि शानदार वापसी करा सकता है कि वो जो जिस एटीट्यूड के साथ उन्होंने इलेक्शन से पहले अपना जो एटीट्यूड दिखाया था, उन्होंने जो अपने तेवर दिखाए थे, आज भी वो इसी तेवर पे कायम है। तो लोगों के पास शायद वो यही कुछ लेकर जाएंगी। अब उन्होंने बार बार कहा है कि बंगाल से जो है वो टकराना बहुत आसान नहीं होगा। ऐसे में ममता बनर्जी के पास, लोगों के पास ले जाने के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी इस मुद्दे को अब ममता बनर्जी अवाम के बीच लेकर जाएंगी, अवाम की अदालत में रखेंगी। बिल्कुल, अवाम का एक बड़ा नुकसान होगा अगर नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं होती, आप अपनी बातें नहीं रखती, और इस तरह से अगर फंड की कह सकते हैं कि बंगाल को महरूम किया जा रहा है, इस तरह का अगर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो अवाम का ही हो रहा है। लेकिन बात फिर वहीं पर आती है कि सियासी तौर पर अगर ममता बनर्जी अपने सख्त तेवर को अवाम के पास ले जाएंगे और उनको लगेगा कि यही जो उनका सख्त रवैया है वो उन्हें वापसी जो है वो बंगाल में जिस तरह से सियासी तौर पर जो है वो उनकी जो पोजीशन है उनमें वापसी दिला सकता है, तो बीजेपी के लिए भी अवाम के सामने सुनने के लिए दोनों तरफ की बातें होंगी कि बीजेपी के जो मेंबरान पार्लियामेंट है जो जीत कर आए हैं वो इस मुद्दे पर खामोश नहीं रहेंगे, और वो भी इसी तरह से मीटिंगें कर करके कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने शामिल नहीं हुई, उनके पास फंड है लेकिन वो क्या करें, वो सरकार यहाँ ममता बनर्जी की है, तो आवाम को दोनों तरफ से ही सुनने को मिलेगा। अब ये फैसला ये करना होगा। बिल्कुल, अगर हम बीजेपी को छोड़ दें मगरबी बंगाल में, तो वहां पर लेफ्ट है और दीगर पार्टियां जो छोटी छोटी हैं, वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को, मामले को ले रही हैं?
देखिए, जिस तरह से आप देखें कि सीताराम येचुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भले ही बंगाल में सियासी तौर पर जो है वो उनकी पोजीशन बहुत ही, उनका ग्राफ जो है बिल्कुल नीचे चला गया है, लेकिन वो आवाम के मुद्दे पर जो है वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो कह सकते हैं कि इस मामले पर कांग्रेस और सीपीएम लेफ्ट भी खामोश नहीं रहेगी और इन मामलों को लेकर जो है वो आवाम के पास जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि लोग जो है वो किसको किस तरह से देखते हैं और किसकी बातों को किस तरह से लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शमाना, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल एक मामला तो है कि एक मुद्दा ममता बनर्जी को मिल गया है कि फंड्स न देने की वजह से, फंड्स रोकने का इल्जाम वो मरकजी सरकार पर लगा रही हैं, जिसकी वजह से वो नीति आयोग में नहीं जाएंगी। और मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा एनआईए अदालत पहुंची है। प्रज्ञा को जुमेरात के दिन ही अदालत में हाजिर होना था, लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकी थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान जुमे को हर हाल में पेश होने को कहा था। वाज़ेह है कि मालेगांव धमाका मामले में एनआईए की अदालत ने साध्वी समेत तमाम मुलजिमीन को हर हफ्ते अदालत में पेश होने की हिदायत दी है। मालेगांव मामले में साध्वी अहम मुलजिम है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान के मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की अर्जी पर अदालत ने फैसला मुलतवी कर दिया है। मुय्यना तौर पर राहुल गांधी ने 2016 में वज़ीर-ए-आज़म पर खून की दलाली का बयान दिया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 19 जुलाई को इस मामले में फैसला करेगी। अलीगढ़ में नाबालिग लड़की के कत्ल के मामले में अब तक 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। एक मुलजिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुलजिमीन के खिलाफ कौमी सलामती कानून के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। आपको बता दें कि इन मुलजिमीन पर बच्ची को कत्ल करके जलाने का इल्जाम है। राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट कर अफसोस जाहिर किया है। और इसी सिलसिले में फिल्म इंडस्ट्री से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि अलीगढ़ में नाबालिग के कत्ल के मामले में अभी तक सिर्फ 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। एक और मुलजिम है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और ये कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चला जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या अपडेट है? तीसरा मुलजिम फरार है अभी तक। देखिए, इसमें हम आपको विस्तार से बताना चाह रहे हैं जी कि ये जो बच्ची 28 तारीख को इसका अपहरण हुआ था जी, और 2 तारीख को इस बच्ची का शव जो है एक कूड़े के ढेर से छत्तीसगढ़ मिला था जी। बच्ची जब मिली थी तो बच्ची के हाथ पैर भी जो है कटे हुए थे और उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जी। बाकी का आरोपियों को पुलिस क्लीन चिट देना चाह रही है। परिजनों का ये कहना है कि बाकी के और भी आरोपी हैं, उनको भी पकड़ा जाए, लेकिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, इस पूरे मामले में मात्र पुलिस 2 ही लोगों को आरोपी मानती है जी। बाकी का और लोगों को पुलिस क्लीन चिट देना चाह रही है। ठीक, लेकिन जो फरार है वो पकड़ा नहीं गया है। ये भी बताया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। मामला बड़ा गंभीर है, ऐसे में पुलिस से क्लीन चिट, इतनी जल्दी क्लीन चिट क्यों दे रही है? पुलिस का क्लीन चिट देने का मकसद ये है कि मामले को वो बढ़ाना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मामले को खत्म किया जाए। क्या कोई दबाव है पुलिस पर इस तरह का? पुलिस पर दबाव इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ हिंदूवादी कई संगठन जो है बच्ची के परिवार के साथ हैं और यहाँ बच्ची के परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस इस मामले को तूल देना नहीं चाह रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस जानकारी के लिए। और मुतासरीन का क्या कहना है ये देखते हैं। साफ चाहिए। 2 लोग पुलिस ने जेल भेज दिया। अम्मा बेटा, उनको फांसी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ।
चचिया सास के घर से गायब हुई थी गेट पर से 30 तारीख को, और उसे उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे लड़की नहीं मिल रही, कहाँ तो ये घर पे तो नहीं आई है। हम बोले हमारे घर पे नहीं आई है, तुम्हारे घर पे थी। उन्होंने ढूंढा मचाया, पूरी टप्पल छान मारी, इतने हम फ़ोन भी कर दिए, सारी परिजन हमारी भी आ चुकी थी। हमने गली गली छान मारी, एलास भी करिए थे हमने, मस्जिद में आवाज़ भी लगवाई थी हमने, पर कोई नाकायम हुए हम। फिर और पास के भी गांव थे, वहाँ भी हमने आवाज़ लगवाई थी, वो भी नाकायम हुए हम। कब पता चला, कैसे पता चला? पता हमको ऐसे 2 तारीख को पता चला हुआ था। ऐसे कर 6 साढ़े 6 बजे में ऐसे झाड़ू वाली होती हैं, उन्होंने मैं बताया था कि बताना किसका बच्चा है, कुत्ते लग रहे हैं। वहाँ पे पता चला तो वो हमारी ही बेटी थी, और बहुत बुरी हालत थी, उसे देखा नहीं जा रहा था किसी को भी। कैसी हालत थी उसकी? इसकी हालत एक तो हाथ नहीं था इसका, कटा हुआ था, और आँखों में तेजाब पड़ा हुआ था, और बीच में आधे बाल नहीं थे और पास बाल हुए थे, सो जले हुए, और इसका पैर में फ्रैक्चर था, मतलब टूटा हुआ था पैर, शरीर सारा फटा हुआ था उसका। जाहिद का छोटा भाई था, उसने कह दिया जो करना है तुम्हें कर लेना, मैंने मारी है लड़के को, वहाँ पर कबूल कर गया था। हमारे पड़ोसियों ने इसे मारा भी था। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला और वाईएसआरसीपी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग तलब की है, जिसमें कल होने वाले काबीना की तौसीब पर तबादला ख्याल किया गया। जगन मोहन रेड्डी ने अपनी काबीना में 25 वज़रा को शामिल करने का फैसला लिया है, जिसमें 5 नायब वज़रा आला होंगे। आंध्र प्रदेश की तारीख में यह पहला मौका होगा जब रियासत में 5 नायब वज़रा आला होंगे। जगन मोहन रेड्डी समाज के हर तबके को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। SC, ST, BC, माइनॉरिटी और कापू तबके के लीडर को नायब वज़ीर आला बनाया जाएगा। जगन मोहन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि 30 महीने में वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और 90% वज़रा को तब्दील कर दिया जाएगा। काबीना में MLA और MLC दोनों को जगह दी जाएगी। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ राम जी की 7 फुट ऊंची मूर्ति की नकाब कुशाई करेंगे। सीएम योगी दिगंबर अखाड़े में संतों के जरिए मुनक्किदा प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। अयोध्या में दीगर तरक्याती कामों का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें कि इस मर्तबा के बजट में सीएम योगी ने अयोध्या के लिए अलग से बजट मुख्तस किया था। योगी आदित्यनाथ आज का अयोध्या आगमन है। नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव महोत्सव में शिरकत करने आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर वो महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसी जगह पर जन्मोत्सव का महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर कई तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं। भक्तमाली जी की कथाएं हैं, रामचरितमानस का पाठ है, साथ ही 14 जून को विशाल कवि सम्मेलन रखा गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी शिरकत करेंगे। और 15 जून को विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पूरे कैंपस में तमाम तरीके की होर्डिंगें लगाई गई हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग है, जिसमें लोगों का आभार व्यक्त किया गया है। प्रेजेंट जीत के लिए अयोध्या आगमन पर उनका स्वागत किया जा रहा है। इस तरीके की होर्डिंग की गई है। यहाँ पर भारी संख्या में नृत्य गोपाल दास जी के अनुयायी रहेंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ जी के समर्थक भी यहाँ पे आएंगे। उनके बैठने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ से निकलकर योगी आदित्यनाथ अयोध्या में चल रही विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण करने भी जाएंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। हिंदू महासभा के सदर स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि सीएम योगी या बीजेपी ने जो आवाम से वादा किया था उसे पूरा करें। अयोध्या में लकड़ी की मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होगा। बनने के साथ ही एक बार फिर से देश में राम मंदिर का मुद्दा गर्मा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। स्वामी जी, जिस तरह से फिर से एक प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार आई है, तमाम लोगों का, आपका, सबका भरोसा था कि यही सरकार है जो राम मंदिर निर्माण कर सकती है, लेकिन अब तक राम मंदिर की दिशा में कोई भी पहल होती नहीं दिख रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी अपने एजेंडा में हर बार राम मंदिर का मुद्दा वो करती है और मुखरता से बात को कहती है कि हर राम मंदिर हम बनाएंगे या हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है और इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 5 साल तक जो सरकार रही मोदी सरकार, उसने कोई प्रयास नहीं किए,
कोई भी ठोस कार्य नहीं किए जिसे हमें लगे कि राम मंदिर के लिए प्रयास उन्होंने किए। यहाँ तक कि पक्षकारों को बुला करके बात तक भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग खुद उसमें पक्षकार हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब तो मध्यस्थता चल रही है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार अगर जो अब फिर प्रचंड बहुमत में आई है, और इसीलिए आई है कि ऐसा लगता है कि जो सालों सालों से ये राम मंदिर का मुद्दा है, ये समाधान इनके कार्यकाल में हो जाएगा। तो इसलिए प्रचंड बहुमत की सरकार है। धारा 370 हो, समान नागरिक संहिता हो, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी समय से एक नासूर बना हुआ है देश के लिए, तो इसके लिए वो मिला है। तो अब सरकार को देखिए, अब योगी जी भी जा रहे हैं अयोध्या जी, काष्ठ की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। तो एक तो आप ये देखिए कि गुजरात में पटेल जी की प्रतिमा कितनी ऊंची बनी है, अच्छी है, बनना चाहिए, लेकिन हमें लगता है उससे ऊंची बननी चाहिए भगवान श्री राम की प्रतिमा और उस अयोध्या जी में। तो ये जो छोटी प्रतिमा, काष्ठ की प्रतिमा बना करके, हमें लगता है वो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पूरे देश और पूरे विश्व में भगवान श्री राम की प्रतिमाएं हैं, लोग उनको आस्था और श्रद्धा से पूजते हैं और भगवान मानते हैं। इसलिए रामलला पे भव्य मंदिर निर्माण के प्रयास इनको करने चाहिए और ठोस प्रयास करना चाहिए। सिर्फ बातें बहुत हो चुका, डिबेट बहुत हो चुके, तर्क उतर बहुत हो चुका। अब आपको पूरे देश ने पूरी तरह सब कुछ आपके पाले में गेद है। पिछले 5 साल भी था और आप कहते थे राज्यसभा में भी हो, अब तो सब में हो गया प्रचंड बहुमत। तो इसलिए अब कोई विरोध करने वाला नहीं। अब आप राम के काम करने चाहिए और ठोस आप उस पर बताइए, देश को विश्वास में लीजिए और कुछ उस पर ठोस काम करिए। अभी देखिए ममता बनर्जी को लोग जय श्री राम लिख करके बीजेपी ने अभियान चालू किया है। भगवान श्री राम उदार है और सबके लिए है। आप सिर्फ इस राम जी का इस्तेमाल करो चुनाव के लिए, राम जी का इस्तेमाल करो किसी महिला को या कोई मुख्यमंत्री किसी को चिढ़ाने के लिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भगवान का अपमान है। आप अगर जो थोड़ी सी भी आस्था है, तो बीजेपी कार्यकर्ता अगर वास्तव में राम भक्त है, सब राम भक्त, तो अब मोदी सरकार को जय श्री राम लिख के भेजे और इनको भेजने की आवश्यकता है, इधर उधर न घुमाए। ममता बनर्जी क्या करेंगी? हमें तो राम मंदिर से मतलब है ना। तो सरकार, आपने वादा किया था राम मंदिर के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजे कि राम मंदिर कब बना रहे हैं, उनको जैसे राम अब वो करने की आवश्यकता है। तो इधर उधर डाइवर्ट करने से कोई लाभ नहीं है। हमें मुख्य विषय है कि राम मंदिर, रामलला पे भव्य राम मंदिर का निर्माण कब हो रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कह रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज का कि काठ की मूर्ति लगाने पर से कुछ नहीं होगा। अब सरकार ये बताए कि जिस मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आए, वो भव्य राम मंदिर का निर्माण कब होगा। कैमरा सत्यप्रकाश के साथ पवन गौर, नेपका टीवी, दिल्ली। मध्य प्रदेश के कदीम तारीखी शहर बुरहानपुर में एक ऐसी इबादतगाह है जहां पर तहजीबों का संगम होता है। ऐहद फारूकी में तामीर की गई बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद की तारीख को अरबी के साथ संस्कृत जबान में लिखकर मुस्लिम बादशाहों ने अपनी कुशादा दिली और मुश्तरका तहजीब के फरोग का नमूना पेश किया है। पेश बुरहानपुर से ये खास रिपोर्ट। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक कदीम तारीखी शहर है। इस शहर ने 225 साल तक शाहन फारूकी के जाहो जलाल, 120 साल तक मुगल बादशाहों के जलवा आराइयाँ, इसके बाद आसिफ जाही, मराठा और अंग्रेजी हुकूमत के नशीब व फराज को देखा है। बुरहानपुर को मुश्तरका तहजीब का शहर भी कहा जाता है। दुनिया की जब से नशोनुमा हुई, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग कौमी यकजहती की बातें तो करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी मजहब के मानने वालों ने अपनी इबादतगाह में अपनी मजहबी जबान के अलावा दूसरे मजहब के मजहबी जबान को अपनी इबादतगाह में दाखिल नहीं होने दिया। बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद इन मानों में दुनिया के तमाम मजहबी इबादतगाहों से मुख्तलिफ है। यहाँ के बादशाहों ने अपनी कुशादा दिली का जो सबूत पेश किया वो बेमिसल है। तारीखी जामा मस्जिद की बुनियाद फारूकी बादशाह आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी के अहद में रखी गई थी। मस्जिद को संगे खारा से तामीर किया गया। संगे खारा को हार्ड आयरन स्टील भी कहा जाता है और इस पर संग तराशी को नामुमकिन कहा जाता है, लेकिन उस अहद के फनकारों ने इस पत्थर पर इस खूबी से संग तराशे हैं कि देखने वाले अश अश कर उठे। दरियाए ताप्ती के किनारे बसा तारीखी शहर बुरहानपुर और बुरहानपुर की शाही जामा मस्जिद आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी ने 1590 ईस्वी 997 हिजरी में तामीर करवाया। इसमें तामीर शुदा पत्थर जो है, पत्थर की जितनी क्वालिटीज होती है सब में हार्ड स्टेनलेस स्टील टाइप संग खारा ब्लैक आयरन स्टोन से कहते हैं। इसकी बहुत सी खसूसियात हैं, जिसमें एक खसूसियत ये है कि इसके मेहराबों को इस तरीके से ढाला गया है कि सीलिंग साथ में बन गई है, बिना सीलिंग की मस्जिद ही कहलाती है। और इसमें जो नक्शो निगार लिए गए वो इतने हार्ड पत्थर पे, जो लकड़ी पे बनाना मुश्किल है, जो इतने हार्ड पत्थर पे बनाए गए हैं।
बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद बहुत सी खूबियों की मालिक है। मस्जिद में इको साउंड का इस्तेमाल किया गया है और आज भी बगैर किसी लाउड स्पीकर के इमाम की आवाज आप मस्जिद के किसी भी गोशे से सुन सकते हैं। मस्जिद के अंदर 15 मेहराब है और हर मेहराब की डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस मस्जिद को बगैर छत की मस्जिद भी कहा जा सकता है। मस्जिद के सुतूनों को इस तरह से लगाया गया है कि आपस में इस तरह से मिल गए हैं कि अलग से छत की जरूरत ही महसूस नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस मस्जिद की तारीख को अरबी जबान के साथ संस्कृत जबान में लिखकर फारूकी बादशाहों ने हिंदू मुस्लिम एकजहती का सबूत दिया है। है कि इसकी हिस्ट्री जो है 2 लैंग्वेज में लिखी गई है, अरबिक और संस्कृत। संस्कृत आमतौर पर हिंदुओं की एक धार्मिक जबान है, उसको अपनी इबादतगाह में जगह देकर मुस्लिम शहंशाहों ने अपनी कुशादा देने का सबूत पेश किया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक नमूना है। भाईजान, शायद ऐतिहासिक जिला पर्यटन नगरी बुरहानपुर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसा शहर है, निश्चित तौर पर यहाँ की हिंदू और मुस्लिम की जो मोहब्बत है वो एक तारीफ काबिल है और इसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। उसका कारण है हिंदुओं का दीपावली हो या होली हो, मुसलमान भाइयों का ईद हो या मुहर्रम हो या कोई भी त्यौहार हो, इस मेल भाव इतने आपसी सामंजस्य से मिल बैठकर मनाया जाता है, इसके जैसा प्रत्यक्ष उदाहरण और दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। मस्जिद में लगने वाले पत्थर को मांडो से लाया गया था। ये पत्थर बुरहानपुर में नहीं पाए जाते। बुरहानपुर की इस जामा मस्जिद का काम जारी ही था कि जलालुद्दीन अकबर ने 1601 में बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया। अगर ये मस्जिद अपने नक्शे पर मुकम्मल हो गई होती तो उसकी खूबसूरती कुछ और होती। मस्जिद में सैकड़ों साल कदीम जैतून की लकड़ी से बनी हुई 1000 दानों की तस्बीह भी है। इस तस्बीह का इस्तेमाल इज्तिमाई तौर पर पढ़ी जाने वाली तस्बीह के लिए किया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बुरहानपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। झारखंड के खादिमुल हज्जाज को आज़मीन हज की खिदमत करने के मकसद से सऊदी अरब जाने पर रोक लगाने का मामला सामने आना है। मुंतखब खादिमुल हज्जाज इस ताल्लुक से दावा कर रहे हैं, जबकि रियासती हज कमेटी इस मामले से बेखबर है। पेश एक रिपोर्ट। आइंदा सफर हज पर रवाना होने वाले झारखंड के तकरीबन 2200 आज़मीन हज की खिदमत के लिए 10 खादिमुल हुज्जाज के नामों का इंतखाब किया गया था। इन मुंतखब खादिमुल हुज्जाज को मरकजी हज कमेटी के जरिए ट्रेनिंग के मकसद से मुंबई बुलाया गया था। गुज़िश्ता 9 और 10 फरवरी को इन खादिमुल हुज्जाज को मरकजी हज कमेटी के दफ्तर में तरबियत दी गई थी, लेकिन अब इन्हें सऊदी अरब जाने से रोक दिया गया है। जी, हम लोग स्टेट हज कमेटी की तरफ से 10 आदमी का खादिमुल हुज्जाज के लिए सिलेक्शन हुआ था इस बार, और हम लोग को ट्रेनिंग के लिए मुंबई भी भेजा गया था। अब है कि सारा जगह से जो है सो कवर नंबर जारी हो गया है, सारा स्टेट में जारी कर दिया है। अब इनका कहना है कि हज कमेटी जो है सो पैसा नहीं दे रही है गवर्नमेंट, इसलिए जो है सो यहाँ से खादिमुल हुज्जाज जो है सो नहीं जा पाएंगे। वहीं इस ताल्लुक से रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी परवेज इब्राहिमी ने एतराफ़ किया कि खादिमुल हुज्जाज के पिछले 3 सालों का बकाया रकम रियासती हुकूमत के जरिए मरकजी हज कमेटी को फराहम नहीं किया गया है। साथ ही इन्होंने वाज़ेह किया कि खादिमुल हुज्जाज पर रोक लगाने के ताल्लुक से इन्हें जानकारी नहीं है। हम लोग सरकार से जो एनओसी लेते हैं वो एनओसी वगैरह पहले ही सब लेकर जमा किए थे, उसके बाद सिलेक्शन किया गया है हमारा। अब इनकार किया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, इसलिए नहीं भेजा जाएगा। बकाया का जो सवाल है वो 15, 16, 17 का है बकाया, उससे इस साल 19 को कोई लेना देना नहीं है। वो बकाया की राशि उनको भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। ये जो खबर उन लोगों को मिल रही है कि कैंसिल कर दिया गया, फलां कर दिया गया, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है। अभी इस पर हम बात करेंगे ऑल इंडिया हज कमेटी से। झारखंड में फाल हज कमेटी की अदमौजूदगी से हाजियों के जरिए खादिमुल हुज्जाज की शिकायत मौसूल होती रही है, लेकिन इस बार खादिमुल हुज्जाज पर रोक लगाने का मामला सामने आया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।